everyone, this is Mohini Singh. Welcome you all to my YouTube channel. So now today we are going to start a very interesting topic of class 9th chapter 1, which is French Revolution. Okay, so let's start with this and don't forget to share this video to your friends. Okay, so start with the summary of the chapter. The time is 18th century. When I'm talking about the 18th century, it is about 1700 to 1800. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छी सी स्टोरी के साथ जो आपको बहुत ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इन 1774 एक फ्रेंच का हम लोग एक समझो तो एक कहानी जैसे इसको पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी में जो टाइम था 1774 का, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था. उस टाइम में समझो तो एक राजा था, राजा का नाम है लुई 16. ओके, 1774 में लुई 16 को एक राजा बनाया गया, फ्रांस का किंग बना दिया गया. ठीक है, और 20 साल का जब वो 20 साल के थे तो उनकी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करा दी गई. ओके, अब वो पूरा समझो तो वो राजा हैं तो ऐसे तो बहुत दिमाग में कि वाह राजा और ये, लेकिन इस स्टोरी में थोड़ा सा है क्या, एक ट्विस्ट है कि राजा को जो प्रजा मिली और जो उसका राज्य मिला वो बहुत सारे मतलब कि उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ उसको मिला, क्योंकि उस टाइम में ऐसी सिचुएशन थी कि वो अमेरिका को इस्टेब्लिश करने से पहले मतलब कि 1774 के पहले जो बाकी उनके पहले के लोग थे वो अमेरिका को बहुत सारे पैसे दिए थे जब वो लोग उनकी कंट्री को डेवलप करने में, और जब वो कंट्री इस्टेब्लिश हो रही थी, वो जब बन रही थी और वो लोग जब आज़ाद हुए और ये सब जब पूरा प्रॉपर अमेरिका एक जैसे प्रेजेंट टाइम में वो रूल कर रहा है, एक रूलिंग कंट्री जो उस टाइम में बना, तो उस टाइम में फ्रेंच का बहुत बड़ा हाथ था. ठीक है, फ्रांस का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था. और वो क्या किए कि ये पूरा का पूरा पैसा, मैक्सिमम पैसे वो लोग क्या किए, अमेरिका के हेल्प में लगा दिए. लगभग 2 बिलियन लीवर्स यहाँ पे जो टर्म है इसको हम कह सकते हैं कि फ्रांस का वो जो करेंसी होता है, फ्रांस की करेंसी को, उस टाइम की करेंसी को लीवर्स बोला जाता है. ठीक है, तो अराउंड 2 बिलियन लीवर्स लोन था अमेरिका पे, बट अमेरिका उसको देने से मना कर दिया. वो उसको लोन जो था वो पेमेंट नहीं हुआ. उस टाइम में क्या जो भी एक्स्ट्रा खर्चे थे, और जहाँ तक ऐसा माना जाता है कि फ्रांस एक बहुत हाई फाई सोसाइटी थी, वहाँ के लोग जैसे रहने खाने का तरीका, बाकी जो भी वेल मेंटेनेंस थी, लाइफस्टाइल थी, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही रॉयल तरीके से थी. ठीक है, तो एक राजा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था अपनी प्रजा को ऐसे चलाना कि मतलब अभी पैसे नहीं है और जहाँ पे दिया है पैसे वो रिटर्न में आने से रहे, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. तो इस मिडल में लुई 16 ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब अपने आप को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए और अपने देश की डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा देते हैं. ठीक है, टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं हर चीज़ों पे. ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आई कि वो जो था पैसा अब तो वो चला गया. जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो जो भी एक्सपेंस की थी आर्मी पे और कोर्ट और इन सब चीज़ों पे एक्सपेंस करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, क्या चीज़, टैक्स को बढ़ा दी. ठीक है, अब देखोगे एक स्ट्रक्चर बताते हैं ऐसे ही कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं. जैसे कि लाइक हम लोग में कास्ट वाले ऐसे हैं ना कि कास्टिसिज्म की, ये कास्ट दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू दिस कास्ट, ये सारी चीज़ें. तो वैसे उस टाइम में भी थी. उस टाइम को हम कह सकते हैं स्टेट के नाम से कह सकते हैं कि डिवाइड करते हैं उसको 3 स्टेट्स में. सबसे पहले क्लर्जी थी. क्लर्जी मतलब क्या कि उस टाइम में एक ऐसी कैटेगरी कह लो जिसके पास लैंड थी, जिसके पास वेल्थ थी, ठीक है, मनी थी, और मतलब कि ये लोग एग्जेम्प्टेड थे फ्रॉम पेइंग टैक्स. मतलब क्या कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ठीक है, और नेक्स्ट है सेकंड स्टेट जिसको हम नॉबिलिटी कह सकते हैं, जो नोबल ग्रुप से नॉर्मल प्रिविलेजेस जिनको मिलती थी, बर्थ से ही प्रिविलेज मिलती थी जिनको, ठीक है, वो लोग इस कैटेगरी में आते थे. और जो ये लोग भी अपने टैक्स पेमेंट से क्या करते थे, एग्जेम्प्ट कराए गए थे. एग्जेम्प्ट मतलब क्या कि उनको छोड़कर, मतलब कि इनको नहीं देना, ये रूल सब पे तो फॉलो होगा लेकिन इन दोनों कैटेगरीज को छोड़ के, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, ये दोनों जो ग्रुप हैं, ये जो सोसाइटी है, इन लोग की सोसाइटी टैक्स पेमेंट नहीं करेगी. ये लोग एक प्रिविलेज के साथ पैदा होते थे. ठीक है,
और दे इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पेजेंट। अब देखो फ्यूडल क्या होता है, एक सोसाइटी सिस्टम होती है मिडिल एज वाले में, यूरोप के मतलब मिडिल एज के टाइम में ये सिस्टम लाया गया। इस सिस्टम में पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोडक्शन बाई अ नोबल मैन एंड हैड टू वर्क एंड फाइट फॉर हिम इन रिटर्न, ठीक है। अब उनकी ही ज़मीन में जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाले लोग, धीरे धीरे इसके बाद से मिडिल क्लास भी डेवलप हुआ फ्रेंच में, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया इसमें इसी सिचुएशन के बाद से एक मिडिल क्लास भी डेवलप हुआ, जहाँ पे लोग दूसरे जो ये दोनों कैटेगरी के लोग हैं, जो क्लेरिटी और नोबेलिटी वाले हैं, तो ये तो स्पेशल प्रिविलेज के साथ पैदा होते थे, तो ये लोग काम नहीं करते थे। तो जो बाकी जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, थर्ड कैटेगरी मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें जो जितने लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लेबर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो नौकर हैं, ये सारे जो लोग हैं, मतलब कि इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने लोग आते हैं वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे, थर्ड स्टेट में आएंगे। अब इस स्टेट के लोग उनके वहाँ की ज़मीनों पे काम करते थे, ठीक है, काम करते थे और ख़ुद का पैसा लेने के लिए उनको फ़ाइट करना पड़ता था बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कि टैक्सेस भी उनको पेमेंट करने पड़ते थे। अब आप सोचो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो काम तो करे तो आपको पैसे वो मिलेंगे भी, प्लस उसके साथ आपके टैक्स भी कटेंगे, आपको टैक्स भी वहाँ पे काम करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक था वो सिचुएशन, ठीक है, बाकी सारे लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। अब क्या द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। अब देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन कौन से ऐसे लोग थे, कौन सी कैटेगरी थी, क्या ऐसी सिचुएशन आई कि लोग इतना स्ट्रगल किए। ड्यूरिंग 1715 और 1789 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 to 28 मिलियन। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में जैसे यूरोप हो गया या फिर इन सारी जगहों पे मतलब कि बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, ठीक है, इस टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो फ्रेंच में भी 23 to 28 मिलियन लोग, 23 पहले थे और 28 हो गए इतने दिनों में। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जब लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोगों की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है, बढ़ेंगी डिमांड। अब आप ही बताओ, जब डिमांड बढ़ेंगी और सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या होगा? यस ऑब्वियसली उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में प्राइसेस जो हैं वो क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। जब कभी भी ये सिचुएशन आता है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसके कंपैरेटिवली बहुत कम होने लगती है, तो इस टाइम में क्या सिचुएशन आती है, प्राइस इंक्रीज़ करने की, यानी कि पैसे की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है, कम होने लगती है। ओके, तो उस टाइम में जो फूड ग्रेन्स थे उसके डिमांड बहुत ज़्यादा थे, बट द प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज़, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन उसके कंपैरेटिवली इंक्रीज़ नहीं हुआ। लुई 16 ने टैक्सेस तो बढ़ा दिए, लोग पेमेंट कर लिए, तीन कैटेगरीज डिवाइड कर ली, जिसमें से 2 टैक्स से एग्जम्प्ट थे। एक जो है, एक ही सोसाइटी जो है वो काम कर रही है, वो टैक्स भी पेमेंट कर रही है। तो धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज़्यादा वो सिचुएशन ख़राब होने लगी, ठीक है। अब क्या होता था, जो एक बेसिक नीड होती थी, जो मतलब कि आप समझो तो ब्रेड पे भी, सॉल्ट पे, ऐसी ऐसी चीज़ों पे उनको टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है। अब क्या, इट वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी। वॉट? ब्रेड एक स्टेपल फूड होता है कि मतलब कि हमारे साइड में, हमारे एरिया में जो भी जिसकी खेती या फिर जो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो उस साइड का स्टेपल फूड हो जाता है। तो समझो कि उस टाइम का एक बेसिक डिमांड जो था, जो ब्रेड था, उसको भी लोग ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा उनको फाइट करना पड़ता था उस चीज़ के लिए, ठीक है। और मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब उनकी मजदूरी फिक्स थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो भी, ठीक है, मतलब कि आप कितना भी कर लो आपको इतना ही मिलेगा, उसमें से आप टैक्स भी पेमेंट करो, ठीक है। अब उस टाइम में द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, बढ़ता गया। जो गरीब थे वो ना धीरे धीरे उनके मन में, किसी के भी मन में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग देखो कितने लग्जरियस लाइफ आप वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, और हम लोग का देखो मतलब गरीबी में और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है।
तो फिर क्या हुआ, जो कंडीशन हुई वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, और इसी के साथ जो ये फ्लड और ये सब आते थे ये चीज़ें, ठीक है, जो बाढ़ आता था और सुनामी वगैरह ये सब चीज़ें आती, जब वेदर कंडीशन ख़राब होने लगती थी तो वो भी सारे वर्कर्स के लिए वो हेल्पफुल नहीं होता था, उनसे उनकी ज़मीन ख़राब होती थी, उनके फूड ग्रेन्स ख़राब होते थे, जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा था तो उस टाइम में क्या होता था, वो सब एक ही साथ बर्बाद हो जाता था, ठीक है। तो ये थी स्ट्रगल उन तब। अब इसी क्राइसिस को, मतलब कि इसी को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस उस क्राइसिस को कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें जो बेसिक नीड भी हो इंसान को वो फुलफ़िल करने के लिए भी फाइट करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे क्राइसिस को हम कौन से क्राइसिस बोलेंगे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, इस टाइम में अब देखो धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा, मिडिल क्लास बढ़ने लगा। एक ऐसा मतलब पास्ट या फिर प्रेजेंट ऐसे वर्कर्स ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है, जो इतना ज़्यादा फाइट करते थे, फूड की स्कैरसिटी हो गई थी, कमी हो गई थी हर जगह, मतलब कि सोर्सेज के होते हैं लैक ऑफ सोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ फूड, ये सारी सिचुएशन उस टाइम में आने लगी, ठीक है। और जो भी प्रोग्राम्स वो जो चाहते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर ही उनका एकदम डिक्रीज़ करने लगा कि प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो फिर इंसान सरवाइव कैसे करे। तो इसी टाइम पीरियड में 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप कह लो तो एक जन्म लिया, नई सोसाइटी जन्म ली जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास में क्या, दे हैड बिकम रिच बाय एक्सपेंडिंग ऑफ ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब कुछ लोग जो भी पैसा था वो अपना इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, या फिर ट्रेड मार्केट में लगा दिया, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोग के पास पैसे आ रहे हैं इस चीज़ों की वजह से ट्रेड्स में लग गए, मैन्युफैक्चरिंग में लग गए, तो अब क्या हो गया, इस टाइम में उनके पास कुछ पैसे आ गए तो वो रिच हो। तो ऐसे क्लास वाले लोगों को हम क्या डिनोट करते थे, मिडिल क्लास के लोग हैं ये। In addition to merchant and manufacturers, there were lawyers and administrative officials who were educated, ठीक है। इस टाइम में अब पढ़ाई भी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, ट्रेड भी आ गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें डेवलप कर गई। दे बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और इन लोग का बिलीव क्या था कि किसी को भी जन्म से ही ऐसे प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको मतलब एक पर्सन टू पर्सन ऐसे उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आप डिवाइड मत करिए कि आप इस ग्रुप के हैं तो आप बिल्कुल इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, आप ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं तो आपको प्रिविलेजेस हमेशा मिलते रहेंगे और हम लोग को उस चीज़ से हटा दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें मतलब कि ये लोग अगेंस्ट थे इस वाले सिस्टम से, ठीक है, कि ये सिस्टम को हटाया जाए। जो क्लास ग्रुप बनाया गया, जो स्टेट आप अलग अलग बना रखे हो, ये चीज़ों से इन लोग को बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा था। उस टाइम में हमारे कुछ फ़िलोसोफर्स थे मिडिल क्लास के, ठीक है, जिनकी फ़िलोसफी तो बहुत ज़्यादा काम आई। अब जैसे हम लोग को पता है ना कि मतलब कहीं पे बैठ के किसी के थॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो हम उसको शेयर करने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा लोगों में, ठीक है। तो उस टाइम में हमारे फ़िलोसोफर्स जैसे जो थे वो जॉन लॉक थे, ठीक है, ये जीन रूसो थे और मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू, जॉन और ये लॉक जो थे और रूसो थे, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स बताए। जैसे हमारे महाराजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये लोग हैं ना, इन्हें हम कह सकते हैं ये फ़िलोसोफ़र हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स रखते हैं, जो सोसाइटी को इम्प्रूव करने का तरीका, मतलब सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि सामने वाला भी देखे उसको। हम ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब इन्होंने एक बुक लिखी, जॉन लॉक ने एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसमें क्रिटिसाइज़ की, इसमें ये बताए क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्च, ठीक है। ये बताएं कि जो हम लोग एक ऐसा बना देते हैं कि एक राजा है और उसकी प्रजा है, तो हमको सब कुछ मतलब राजा पे डिपेंड नहीं होना, सब कुछ राजा को उठा के नहीं देना, सबके पास राइट होनी चाहिए, सारे अधिकार हमको सिर्फ राजा को नहीं देना चाहिए, नहीं देना है, सबके पास है। सारे लोग ज़िंदगी लिए हो, मतलब सब लोग जी रहे हैं, सबके पास, सब लोग काम कर रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ राइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूसो इसी थॉट को और थोड़ा सा इम्प्रूव करके इन्हीं के आइडिया को और आगे बढ़ाएं, ठीक है। मतलब क्या, इसमें जैसे ये बोलें कि दो लोग हैं ना, एक रिप्रेजेंट करने वाला और एक जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है।
तो जो मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कोई जज हो गया, कोई लॉयर हो गया, सॉरी जज हो गया, मतलब जो हमारा किंग है वो हो गया, मतलब ये सारे लोग जो एक स्पेशल पावर लेके बैठे हुए हैं। तो जो सामने को जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन पे ये सारे पावर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन दोनों लोग के बीच में कि हाँ हम ये रूल लगा रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर दोनों के हक में बातें होनी चाहिए, ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू आए, वो लेके आए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब ये बोले कि ऐसा जो सेपरेशन ये सब चल रहा है ना कि ये राजा है और ये ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, इसको एक मतलब कि एक लाइन बाई सेपरेट कर दो, इसको अलग अलग पार्ट्स में कर दो, जैसे कि डिसाइड कर दो कि सबके पावर्स कौन कौन से हैं, किसी एक को सारे पावर मत दो, ठीक है। तो क्या हुआ, अलग अलग जैसे लेजिस्लेचर बना दो, आप एग्जीक्यूटिव बना दो, जुडिशरी पावर बना दो। अब इन तीनों लोगों को बता दो कि हाँ आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है, ठीक है, आपके पास इतना ही हक है, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। राइट्स को डिवाइड कर दो, ये काम कर। तो ये जो जितने भी फिलोसोफर्स थे अपनी अपनी चीज़ें बताएं, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा ऐसे ही था कि जो एक तरफा रूल चल रहा था ना, कि मतलब राजा को लगा कि अरे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे नहीं मिल रहे तो टैक्सेस बढ़ा दो, ये कर दो, इतना कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी नहीं पूरी कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और ये आइडिया इतना ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, और इसी के बीच में अब लोगों के अंदर गुस्सा तो था ही, उस टाइम में जो हमारे प्रिंस थे लुई 16, वो अब क्या प्लान कर लिए समझो, तो कि मतलब एक क्या कहते हैं जैसे जले पे नमक छिड़क देना ना, वो वाला काम कि लुई 16 ने क्या किया, उस टाइम में उन्होंने टैक्सेस के रेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो लोग तो ऐसे ही पहले से ज़्यादा परेशान थे उनकी वजह से, ठीक है। अब धीरे धीरे जो वो एंगर अंदर था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, इंक्रीज़ करने लगा लोगों के अंदर कि नहीं भैया ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर्स के इम्पैक्ट ही तो पड़े थे कि वो लोग जो फिलोसफी बताएं, वो लोग जिस तरीके से सोचे वो सबको सही बातें लगने लगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम देखेंगे कि इसके बाद से जो भी आया जो रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, और बल्कि ये रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब बहुत सारे लोगों को इस रिवॉल्यूशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत नई चीज़ें आई। अच्छा, इसमें दो तरह के टैक्स, जो टैक्सेस चर्च लगाता था वो दो तरह के टैक्सेस थे, ठीक है। एक को हम बोलते हैं टीथेट्स, ठीक है, जो पीजेंट वर्कर्स पे लगाए जाते थे, और दूसरा है वो टाइल था, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स की तरह था। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरी कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको, इन सारी बेसिक वाली जो छोटी छोटी चीज़ों पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये दो टैक्सेस सोचो तो मतलब कि हमारे जो लुई 16 थे वो चर्च को दे रखा था ये पार कि वो टैक्सेस मतलब आपको यू हैव टू पे टू दी चर्च, ठीक है, आपको पेमेंट करना ही करना है इस वाले टैक्सेस का, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे कि आगे की स्टोरी कैसे बढ़ती है, और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ को फॉलो भी करती हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे देखेंगे, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।